हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान भारत का इतिहास जो है सीरीज लेके चल रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मगध राज का उत्कर्ष। मगध राज का उत्कर्ष आधुनिक बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि का स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। इस वंश का संस्थापक बिम्बिसार था, जिसने गिरिब्रजिया राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बिम्बिसार ने अपने बिम्बिसार का जो राजवैद्य जीवक था, इसका नाम बहुत प्रसिद्ध है, को अवंती नरेश चंड प्रघोत की चिकित्सा के लिए उनके राज्य में भेजा गया था। यानी कि ये जो बिम्बिसार का राजवैद्य था, जब ये जो है ये राजवैद्य था, तो ये इनको कहाँ भेजा गया था? अवंती नरेश चंड प्रघोत की चिकित्सा के लिए भेजा गया था उनके राज्य में। बिम्बिसार के पश्चात उनका पुत्र अजातशत्रु को कुणिक कहते हैं, शासक बना। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन अथवा महानंदिन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घननंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त सब एक ही नाम है, चाणक्य के ही नाम है, ने घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त की सहायता की थी तथा चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र है। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है, कौटिल्य भी है, किसी भी नाम से आ सकता है कि यह पुस्तक कौटिल्य की जो है द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, तो अर्थशास्त्र, जिसका विषय राजनीति है। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त राजा बना। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर बेबीलोन का शासक को पराजित किया, जिसने बाद में अपनी पुत्री कर्नेलिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करके उसे अराकोसिया यानी कंधार, मतलब एरिया काबुल को कहते थे, अराकोसिया कंधार को कहते थे, पेरिपेमिस दाई हेरात तथा जेड्रोसिया मकरान कुल 4 प्रांत दहेज में दिए। चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस के मध्य युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक बहुत पूछी जाती है, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है मेगस्थनीज के द्वारा। चंद्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था तथा जैन गुरु भद्रबाहु का शिष्य भी था। जैन साधु भद्रबाहु की जो है कल हम लोगों ने चर्चा की थी ना, जैन धर्म में, जो कि श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर सल्लेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने कल्पसूत्र नामक पुस्तक भी लिखी है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास पद्धति यानी सल्लेखना पद्धति द्वारा हुई। इन्होंने भी बाद में जैन धर्म अपना लिया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं की सेना कहा है। क्वेश्चन आता है, डाकुओं की सेना किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को? तो जस्टिन ने। अब देखते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 297 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार को अमित्रघात, शत्रु विनाशक एवं सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के कितने नाम हैं? अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक एवं
सिंघसेन भी इसका नाम है बिंदुसार का। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पहले अशोक को, बाद में सुसीम को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मीठी मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब आगे देखते हैं अशोक। अशोक ने क्या किया? अशोक बहुत महान थे, सम्राट थे। बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक का राज्याभिषेक 269 यानी 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ। राजा बनने से पहले अशोक अवंती उज्जैनी का उपराजा या वायसराय था। अशोक की माता सुभृदांगी। अशोक की माता कौन थी? सुभृदांगी। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेत्तुर तथा उडैगोलम अभिलेख में उनका नाम अशोक मिलता है। यानी जो मास्की और गुर्जरा के अभिलेख हैं उसमें अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। नेत्तुर और उडैगोलम, ये चार जो अभिलेख हैं, इन चारों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, पूछा जाता है। अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय तथा देवनाम पियदसी उपाधियों से संबोधित किया गया है। मतलब उनके अभिलेखों में उनको देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। राज्याभिषेक के 8 वर्ष 261 ईसा पूर्व बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक को उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। उपगुप्त नाम का छोटा सा उपगुप्त नाम का ब्राह्मण था, उसने जो है इनको जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को रहने के लिए पहाड़ियों पर 4 गुफाएं बनवाईं, जिनका नाम लोमस ऋषि, कर्ण चौपार, सुदामा तथा शिव झोपड़ी था। इसमें से लोमस ऋषि गुफा के अलावा तीनों गुफाओं में अशोक के अभिलेख हैं। अशोक द्वारा धम्म के प्रचारक के लिए भेजे गए प्रचारक। आइए देखते हैं धर्म प्रचारक कौन कौन है और क्षेत्र कौन सा है। सोन एवं उत्तरा सुवर्ण भूमि वर्मा। महेंद्र एवं संघमित्रा श्रीलंका गए प्रचार प्रसार के लिए। मज्झातिक कश्मीर और गांधार। महारछित यवन राज्य। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अम्राइक लिपि में मिलते हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली। यानी जेम्स प्रिंसेस ने जो है अशोक के अभिलेख पढ़े थे कब? 1837 में। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में टिफेंथलर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के प्रमुख अभिलेख, शिलालेख एवं वर्णित विषय। आइए देखते हैं शिलालेख में क्या क्या वर्णित है और विषय क्या क्या है। शिलालेख और विषय। पहला शिलालेख कहता है कि पशुबल की निंदा, यानी पशुबल नहीं देनी चाहिए। पहला पृथक शिलालेख, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। दूसरा शिलालेख, मनुष्य एवं पशु दोनों की
मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था तथा सीमांत राज्यों जैसे चोल, पांडव और सत्यपुत, केरलपुत तथा सीलोन का उल्लेख। फिर तीसरा शिलालेख है राजकीय अधिकारों युक्त रज्जुक एवं प्रादेशिक को हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा। 5वां अभिलेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में। 6ठा अभिलेख प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। 7वां शिलालेख आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश। 8वां शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख। 9वां शिलालेख सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। 10वां शिलालेख धर्म के पालन का उपदेश। 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या। 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आटविक राज्यों का उल्लेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों प्रयागराज, दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़ तथा लौरिया अरेराज से प्राप्त हुए हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख, कौन से अभिलेख को पूछा जाता है? रानी का अभिलेख किसको कहते हैं? तो कौशाम्बी अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहते हैं। रुक्मिनदेई स्तंभ लेख सबसे छोटा है। सबसे छोटा कौन है? रुक्मिनदेई जो अभिलेख है वो सबसे छोटा है। धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा लुम्बिनी में भू राजस्व की दर घटाने का उल्लेख रुक्मिनदेई स्तंभ लेख में किया गया है। रुक्मिनदेई स्तंभ लेख में किया गया है। सरेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरामेइक भाषाओं में हुआ है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अशोक के बौद्ध होने का सबसे प्रबल प्रमाण भाब्रू बैराट से प्राप्त लघु शिलालेख है। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक को स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। शौह गौरा ताम्र अभिलेख तथा महास्थान अभिलेख में अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का उल्लेख है। प्रांत कौन सा है और राजधानी कौन सी है? देखिए, प्राच्य प्राची पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र, कलिंग तोशली, अवंती उज्जैनी, उदीच्य उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जिसका प्रधान विषयपति होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक होता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। आइए देख लेते हैं प्रशासनिक समिति एवं उनके कार्य। प्रथम, उद्योग एवं शिल्प का निरीक्षण। द्वितीय, विदेशियों की देखरेख। तृतीय, जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ, व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। षष्ठम, बिक्री पर वसूल करना। आगे देखते हैं, बिक्री कर घरेलू वस्तु के मूल्य का 4% तथा आयातित वस्तु के मूल्य का 1/10
1/10 वसूला जाता था। इनकी चोरी करने पर मृत्युदंड का प्रावधान था। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया। भ्रमणशील गुप्तचरों को संचारा तथा एक जगह रहने वाले गुप्तचरों को संस्था कहा जाता था। न्यायालय 2 प्रकार के थे। धर्मरथीय दीवानी जिसको कहते थे, कटक शोधन यानी फौजदारी जिसको कहते थे। 2 प्रकार के थे, दीवानी और फौजदारी। सरकारी भूमि सीता कहलाती थी। सरकारी भूमि अगर कोई है तो सीता। बिना वर्षा के उपजाऊ भूमि अदेव मात्र कहलाती थी। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था। स्थानीय और गोप नामक पदाधिकारी प्रांतों में करों को एकत्रित करते थे। राजयुक्त प्रादेशिक महामात्र स्त्रयाध्यक्ष और ब्रजभूमिक मौर्य काल के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी थे। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था, जिसे तीर्थ कहा जाता था, अर्थात 18 तीर्थ तथा 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। सैनिक, निरीक्षक, दार्शनिक, अहीर, किसान, कारीगर एवं सभासद। आइए आगे देख लेते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ और अध्यक्ष। तीर्थ और प्रमुख अध्यक्ष। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजपुत्र। सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। और समाहर्ता क्या है? आय का संग्रह करता। सन्निधाता को राजकीय कोष का अध्यक्ष बनाया जाता था। और लक्षणाध्यक्ष किसको कहते थे? मुद्रा जारी करना। आकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष। प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर। पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। शीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। व्यवहारिक धर्मस्थीय न्यायालय का न्यायाधीश। कर्मांतिक उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष। दंडपाल पुलिस अधिकारी। वित्तीताध्यक्ष चारागाह प्रमुख। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। सूनाध्यक्ष बूचड़खाना का प्रमुख। गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का प्रमुख। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में करके शुंग वंश की स्थापना की। अब आइए देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश के शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था तथा पतंजलि इनके पुरोहित थे। भरहूत स्तूप का पुनरुद्धार पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का शासक बना। शुंग वंश का नवा शासक भागभद्र भागवत था। इसके शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल कीड्स का राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। कण्व वंश।
शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या करके 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। वासुदेव के पश्चात क्रमशः भूमिमित्र, नारायण तथा सुशर्मा कर्ण वंश के शासक हुए। सातवाहन वंश। शिवमुख ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र थी। इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों में शिवमुख, कृष्ण सातकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी एवं यज्ञ की सातकर्णी थे। पश्चिम का स्वामी गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, सीसा तथा पोटीन की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलवाए। पूछा जाता है शीशे के सिक्के किसने चलवाए थे? तो सातवाहन शासकों ने चलवाए थे। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा सातवाहन वंश से ही प्रारंभ हुई है। इनकी भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों ने कार्ले, चैत्य, अजंता एवं एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया। सातवाहन शासकों को दक्षिणा पथ का स्वामी कहा जाता है। गाथा सप्तशती के रचयिता हाल तथा बृहत कथा के रचयिता गुणाढ़ सातवाहन काल के साहित्यकार थे। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।